हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 CBSE NCERT सोशल साइंस का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, उसमें जो डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। According to the statements given in our book, we have to study and learn. Okay. So development of resources. Resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. तो रिसोर्सेस बहुत ही वाइटल होते हैं। हमें जैसे पता होता है कि विदाउट रिसोर्सेस लाइक आवर एयर और वाटर और कोल पेट्रोल, ओके, this type of resources are very essential for us, and without this type of resources the human life is just a kind of useless thing in this modern world. Okay, so resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेस बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो हम ऐसे बिलीव करते हैं कि पहले से बिलीव किया जाता था, ओके, बिलीव है कि जो रिसोर्सेज होते हैं ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होते हैं, ओके। पर ऐसा नहीं है जैसे कि यहाँ पर बताया गया था। यहाँ पर पहले यहाँ पर जो हमारे पहले वीडियो में मैंने भी जैसे बता रखा था कि डू यू थिंक द रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाय मैनी? दे आर नॉट, ओके। तो रिसोर्सेज ऐसे ही हर एक जो रिसोर्सेज होता है तो वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं होता है, ओके। सो दीज आर नॉट द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, okay, all the resources are not the free gift of nature. So as a result human beings used them indiscriminately and this has lead to the following major problems. तो human beings ने उसे बहुत रिसोर्सेज का जो यूज़ है ह्यूमन बींग उसे बहुत डिफरेंट वेज में, ओके, तो उसे बहुत तरीके से यूज़ किया है ह्यूमन बींग ने और उसे इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया है ह्यूमन बींग ने, ओके। तो यहाँ पर इनडिस्क्रिमिनेटली का मीनिंग ये होता है कि कुछ सूझबूझ के जो विचार करके जो यूज़ होता है उसे डिस्क्रिमिनेट यानी कि सूझबूझ के जो यूज़ करते हैं उन्हें केयरफुल यूज़ बोलते हैं, ओके। पर जो यूज़ यानी कि जो रिसोर्सेज हैं यहाँ पर हमारे हाथ पर अवेलेबल है, ह्यूमन बीइंग उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं, बहुत ही बुरे तरीके से यूज़ कर रहा है। यानी कि अपने मन ही मन उसे जिस तरीके से वो चाह रहा है तो उसे उस तरीके से ह्यूमन बीइंग रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, ओके। सो एज अ रिजल्ट ह्यूमन बीइंग यूज्ड देम indiscriminately and this has led to the following major crisis. तो indiscriminate use of resources, okay, यानी कि यूजलेसनेस, ओके। तो केयरलेसनेस और यूजलेसनेस यूज ऑफ रिसोर्सेज हैज लीड टू द मेजर एंड फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये हुए हैं ड्यू टू द indiscriminate use of the major resources, okay. So the major problems, पहला वाला प्रॉब्लम जो यहाँ पर बताया गया है, पहला वाला प्रॉब्लम है कि डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि बहुत ही कम इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत सारी रिसोर्सेज को अपने काबू पर करके अपने ही बहुत सारे जो नीड होते हैं उन्हें फुलफिल किया है। तो इन्हें नीड नहीं बोलते हैं, तो इन्हें ग्रीड बोला जाता है। जैसे कि गांधी जी ने बोला था दैट्स एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट एनफ फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। तो ये बात यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स है इसे बहुत ही बुरे तरीके से यूज़ कर रहे हैं और अपनी ग्रेड को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो कि दूसरे लोगों को हार्म कर रहा है, ओके। तो उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि एक्यूमुलेशन, ओके। सो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो कभी कभी कुछ ही लोगों के हाथ में रह गया है, ओके। सो कुछ ही लोग इसे कंट्रोल कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज का जो
एक्सट्रैक्शन हो गया या फिर जो सेलिंग ऑफ द रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हम बोल सकते हैं। तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं वो सेंट्रलाइज हो गया कुछ ही फ्यू हैंड्स में। ओके, सो व्हिच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स। तो इसी के लिए जो सोसाइटी हमारा है, जिस रिसोर्सेज के लिए जो भी रिसोर्स को हम यूज़ करें, या फिर जो नेचुरल रिसोर्स हो या फिर मैन मेड रिसोर्स हो, तो कोई भी रिसोर्स जो है ड्यू टू द अकोमोडेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड, इसीलिए इस वजह से जो हमारा जो सोसाइटी है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। ओके, हैव्स एंड हैव नॉट, यानी कि रिच एंड पुअर। हैव्स एंड हैव नॉट का मीनिंग होता है रिच एंड पुअर, तो रिच एंड पुअर में डिवाइड हो गया है। ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर तीन वाला, यहाँ पर थर्ड वाला पॉइंट और एक है कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लीड टू ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। तो केयरलेसनेस, यहीं पर फिर से ये बताया गया है कि जो केयरलेसली यूज़ कर रहे हैं हम, जो ह्यूमन बींग यहाँ पर हैं जो कि केयरलेस यूज़ कर रहे हैं, रिसोर्सेज को केयरलेसली यूज़ कर रहे हैं, तो इसके वजह से हमारे जो बायोस्फीयर यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को बहुत हार्म हो रहा है। उसके साथ साथ ही हमारा जो अर्थ है उसको भी बहुत ही हार्म हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर मेंशन किया गया है, हम लोग इसके बारे में 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो बहुत ही, अगर हम बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि फॉसिल फ्यूल हो गए, तो उसका अगर यूज़ करेंगे तो बहुत ही हार्म होगा। ओके, तो बहुत ही हार्म होगा हमारे एनवायरनमेंट को। तो इसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि इंडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लीड टू ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस। तो ऐसा ही ग्लोबल इकोनॉमी यानी कि होल वर्ल्ड में एक बुरा संकट, ओके, बुरा संकट यानी कि बुरा स्थिति जो आ गया है। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रहा है, और किसी न किसी वजह से ये बढ़ ही रहा है, और क्या होगा हमें पता नहीं आगे जाकर क्या होगा। अगर ऐसे ही हम जो ये रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करेंगे यानी कि केयरलेसली यूज़ करेंगे तो क्या होगा हमें पता नहीं, पर जो साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं तो वही सच होगा कि हमारा जो अर्थ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सो हमें इस रिसोर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। जैसे कि हमारा जो फायर एंड आइस यानी कि जो इंग्लिश वाले हमारे जो बुक में फर्स्ट प्लेट में जो था पॉइंट ने हमें आवर किया था, इसी तरह से हमें जो हमारा ग्रिड को कंट्रोल करना चाहिए। तो हमें जो रिसोर्सेज है उसे यूज़ करना चाहिए, केयरफुली यूज़ करने चाहिए। सो सॉरी मैं थोड़ा वहाँ चला गया। तो यहाँ पर बताया गया कि ओजोन लेयर, ओके, क्राइसिस सच एज द ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे क्राइसिस हो रहा है ड्यू टू द केयरलेस यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज, उसके साथ साथ ही ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है। ओके, एंड द लैंड का भी डिग्रेडेशन हो रहा है। तो इसी वजह से ये बहुत सारे प्रॉब्लम है। पहला तो है ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा है कि ओजोन लेयर फॉर्मेशन, डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ओके, एंड लैंड डिग्रेडेशन। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर होते हैं। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर ये है कि एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, तो एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर द सस्टेन इक्वालिटी एंड ग्लोबल पीस। तो यहाँ पर यह चीज़ बताया गया है कि हमारा जो रिसोर्स है उसको सही ढंग से हमें यूज़ करना चाहिए, और इसके साथ साथ रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि जो रिसोर्सेज जहाँ पर यूज होना चाहिए उसका एक अच्छी तरीके से इक्विटेबल यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ओके, एंड ये बहुत ही एसेंशियल हो गया है ताकि हम एक अच्छे ज़िंदगी जी सके इस दुनिया में। ओके, तो फॉर बिकम सो एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस, और ग्लोबल पीस के लिए भी ये बहुत ही एसेंशियल हो बैठा है। ओके, उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाय ए फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज कंटिन्यूज। तो अगर इसी तरह से जो प्रेजेंट ट्रेंड, ओके, यानी कि हमारा जो रिसोर्सेज का डिप्लीशन और उसके साथ साथ फ्यू इंडिविजुअल, ओके, जो यूज़ कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि जो अगर इसी तरह से यानी कि हमारे जो प्रेजेंट सिचुएशन में जैसे कि जो रिसोर्स बहुत ही फ्यू इंडिविजुअल के हाथ में रह गया है, उसी तरह से अगर ये रिसोर्स को यूज़ किया जाए तो ओके, तो बहुत ही संकट आ जाएगा, यानी कि बहुत ही डेंजरस सिचुएशन आ जाएगा। तो क्या होगा कि
तो इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ रिसोर्सेज डिप्लीशन बाय फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज कंटिन्यूज द फ्यूचर ऑफ द प्लानट इज इन डेंजर। तो ऐसा अगर होगा, इस तरह से जो यूज़ ऑफ रिसोर्सेज अगर कंटिन्यू करेगा कुछ और साल के लिए, कुछ और देर के लिए अगर ऐसा कंटिन्यू होगा तो हमारा जो प्लानट है वो बहुत ही खतरे में आ जाएगा। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो ऐसा क्यों बोला गया है कि अगर रिसोर्स प्लानिंग होगा तो हम सही ढंग से रिसोर्स को यूज़ कर पाएंगे, कितना रिसोर्स हमें यूज़ करना चाहिए हम उतना ही यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो प्लानट है वो सेफ रहेगा। ओके, क्योंकि एक्सेस इज़ वेरी बैड एंड द एक्सेस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जो बायोटिक रिसोर्सेज जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो कोल हो गया या फिर पेट्रोल हो गया, उसको अगर हम यूज़ करेंगे एक्सेस अमाउंट में तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा और हमारा लाइफ भी बहुत खतरे में आ जाएगा। सो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज ए कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर एक बात बताया गया है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकता है एक मार्क का कि डैश इज ए कंपाउंड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज ए कंपाउंड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज ए कंपाउंड ऑफ डैश। तो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज ए कंपाउंड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ऐसे ही आ सकता है क्वेश्चन, तो आपको इसे याद करना है और आपको इसे अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो इसके बाद यहाँ पर बताया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। सो फ्रेंड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक टाइप का डेवलपमेंट होता है। तो पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक टाइप का डेवलपमेंट होता है जिसमें कि जो डेवलपमेंट अब होगा तो फ्यूचर के साथ वो कुछ कंपैरिजन नहीं होगा, यानी कि फ्यूचर में अब जो डेवलपमेंट होगा, अभी हमारे प्रेजेंट सिचुएशन में जो डेवलपमेंट होगा तो वो फ्यूचर के साथ कोई कुछ दिक्कत नहीं होगा, यानी कि द डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट हार्मिंग एनी ऑफ द सिचुएशन, एनी ऑफ द कंडीशन ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ओके, तो फ्यूचर जनरेशन को कोई हार्म नहीं करेगा इस प्रेजेंट जनरेशन का जो सिचुएशन है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट और डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड द डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द डेवलपमेंट विद द फ्यूचर जनरेशन। तो इसे मैं बोलना भूल गया था, इस चीज़ को मैंने बोलना भूल गया था कि जो डेवलपमेंट होगा तो वो एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करेगा। ये एक पॉइंट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का दो पॉइंट है। द डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट हार्मिंग द सिचुएशन और विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, एंड द सेकेंड पॉइंट इज द डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट हार्मिंग द सिचुएशन ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ओके, तो डेवलपमेंट प्रेजेंट में होगा पर वो फ्यूचर जनरेशन के किसी भी नीड्स को हार्म नहीं करेगा। ओके, शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर आता है रियो डी जेनेरियो आर्ट समिट। तो ये एक अलग सा चीज़ है। ओके, तो इसे मैं अभी पढ़ाऊँगा, तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। तो रियो डी जेनेरियो आर्ट समिट 1992, तो इसमें क्या हुआ था कि 100 हेड्स थे। ओके, तो हमारे जो कंट्री के 100 हेड्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स के जो हेड्स हैं, तो वो उन लोगों ने क्या किया कि 1992 में, जून 1992 में ब्राज़ील में जाके मीट किया। वहाँ पर एक डिस्कशन हो रहा था जिसमें कि ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल पीस के तहत एक कुछ डिस्कशन था और वहाँ पर कुछ ट्रीटी यानी कि कुछ साइन हुआ था डॉक्यूमेंट। ओके, तो इसे हम पढ़ेंगे रियो डी जेनेरियो आर्ट समिट क्या है। ओके, सो रियो डी जेनेरियो आर्ट समिट, ओके, तो एक अलग सा चीज़ है, तो सुनिए आप इसे। ओके, सो इन जून 1992, तो जून 1992 में क्या हुआ था कि मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील। तो 100 हेड्स ऑफ स्टेट, तो डिफरेंट स्टेट्स के 100 हेड्स ने क्या किया कि ब्राज़ील में जाकर वहाँ पर रियो डी जेनेरियो में मीट किया। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 100 हेड्स, डिफरेंट स्टेट्स के 100 हेड्स ने, मोर देन 100 हेड्स 1992 के जून मंथ में ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो पर गए और वहाँ पर एक मीटिंग हुआ था। ओके, फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल आर्ट समिट। किस लिए गए थे? फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल आर्ट समिट। रीजन था फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल आर्ट समिट। देन यहाँ पर बोला गया है कि द summit was convened for addressing urgent problems on the environmental protection and socio-economic development at the global level। तो summit जो था वहाँ पर वो क्यों हुआ था? जो summit हुआ था वहाँ पर दो रीज़न के लिए वहाँ पर जो summit हुआ था वो कैरी आउट किया गया था। पहला वाला रीज़न था कि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हुआ था। दूसरा वाला रीज़न था
एनवायरनमेंट के जो प्रोटेक्शन के लिए अर्जेंट प्रॉब्लम्स, यानी कि अब जो प्रॉब्लम्स बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हुआ था। ओके, तो जो दो पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। पहला वाला था एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सेकंड थिंग था सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। ओके, सो यहाँ पर फिर से बताया गया है कि द असेंबल लीडर्स, यानी कि जो लीडर्स वहाँ पर गए थे, यानी कि 100 हेड्स ऑफ द स्टेट्स थे, मोर देन 100 हेड्स ऑफ द स्टेट्स जो कि वहाँ पर गए थे। तो द असेंबल लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज। तो उन्होंने जो डिक्लेरेशन था, यानी कि जो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर जो डिक्लेरेशन था उसके ऊपर उन्होंने साइन किया। और किसके लिए साइन किया? रीज़न था कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए और ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज के लिए, यानी कि जो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज हो रहा था तो उसको कंट्रोल करके एक अच्छा चेंज लाने के लिए, एनवायरनमेंट का एक अच्छा चेंज लाने के लिए एनवायरनमेंट में, तो उसके लिए उन्होंने साइन किया था। और दूसरा रीज़न था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि दो रियो कन्वेंशन था। ओके, यानी कि जो रियो कन्वेंशन, यानी कि जो लीडर्स वहाँ पर जो इकट्ठे हुए थे, तो कन्वेंशन यानी कि जो मीटिंग जैसा जो जहाँ पर गई, जो हमारे जो लीडर्स गए थे 100 स्टेट के जो लीडर थे, तो सॉरी जो स्टेट्स के जो 100 मोर देन जो 100 लीडर्स थे, तो वहाँ पर जो लोग वहाँ पर गए थे, तो वो लोग जो वहाँ पर जो मीटिंग कर रहे थे, तो वो जो रियो कन्वेंशन था, सो द रियो कन्वेंशन endorsed the global forest principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century। तो यहाँ पर तो रियो कन्वेंशन एंडोर्स्ड मीनिंग होता है कि जो रियो कन्वेंशन में जो वहाँ पर जो साइन हुआ था, यानी कि जो वहाँ पर जो कमिटमेंट हुआ था, जिसलिए जो रीज़न था कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो वहाँ पर हुआ था जो कमिटमेंट, तो उसमें जो एग्रीमेंट हुआ था। ओके, तो वहाँ पर जो एग्रीमेंट हुआ था, तो एंडोर्स्ड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। तो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स जो थे और जो एजेंडा 21 था उसको और ये कन्वेंशन ने अडॉप्ट कर लिया और उसको एग्रीमेंट किया कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को एग्री किया और अडॉप्टेड एजेंडा 21, यानी कि एजेंडा 21 को उन्होंने एग्री कर लिया। ओके, अडॉप्ट कर लिया फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि वो 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सके। ओके, तो इसके बाद एजेंडा 21। ओके, सो एजेंडा 21 क्या है? इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय द world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development. Okay, Environment and Development, that is UNCED, which took place at Rio de Janeiro, Brazil. It aims at achieving global sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interest, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है कि ये जो डिक्लेरेशन हुआ था, एजेंडा 21 एक टाइप का डिक्लेरेशन है जो कि वर्ल्ड लीडर्स ने 1992 में यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस में एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए साइन किया था। ओके, सो इट इज़ अ डिक्लेरेशन साइन बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 at the United Nations Conference for Environment and Development, on Environment and Development, which took place on Rio de Janeiro. Okay, then it aims at achieving global sustainable development। तो यहाँ पर यह चीज़ बताया गया है कि यह जो साइन था, यानी कि एजेंडा 21 जो था उसका एम था कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वो अचीव कर सके। ओके, सो इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, यानी कि इस एजेंडा के जरिए से एनवायरमेंटल डैमेज जो था, पॉवर्टी था, डिजीज़ था, ओके, थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन
कॉमन इंटरेस्ट, तो उसको दूर किया जा सकता है। तो दूर करने के लिए जो पॉवर्टी, एनवायरमेंटल डैमेज, डिजीज़, उसको ग्लोबल कोऑपरेशन के मदद से दूर करने के लिए ओके, ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड एंड शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ पर थोड़ा मैं फिर से बता देता हूँ कि जो चीज़ यहाँ पर है, इट इज़ एन एजेंडा टू कमेट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये बात यहाँ पर ऐसा है कि जो यहाँ पर एजेंडा है ओके, तो यहाँ पर जो एजेंडा है, तो उस एजेंडा के जरिए से जो पॉवर्टी था, एनवायरमेंटल डैमेज था, डिजीज था, ग्लोबल कोऑपरेशन था ओके, या फिर जो कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज था, तो दूर किया जा सकता है बहुत ही कठिन उपाय से। यानी कि इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बैट मीन्स होता है फाइट ओके, सो इट इज़ एन एजेंडा टू फाइट विथ एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज ओके। तो इसके साथ फाइट करना है, किसके साथ, यानी कि एनवायरमेंटल डैमेज को दूर करना है, पॉवर्टी को दूर करना है, और डिजीज जो कि ग्लोबल कोऑपरेशन ओके थ्रू होता है, डिजीज को भी दूर करना है। थ्रू किसके जरिए से दूर करना है, तो ग्लोबल कोऑपरेशन के जरिए से दूर करना है, ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट ओके। इसके साथ साथ में म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर ये आधारित था ओके। तो उसके बाद आता है वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। और उसका एक और ऑब्जेक्टिव था कि हर एक जो लोकल गवर्नमेंट है उसका ओन लोकल एजेंडा 21 होना चाहिए। एजेंडा 21 का मतलब होता है हम लोग पॉवर्टी, डिजीज ओके, एनवायरमेंटल डैमेज इसको दूर करेंगे, और हमारे जो अचीवमेंट है एनवायरमेंटल पीस को अचीव करेंगे, उसके साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाएंगे ओके। सो तो आप लोग इसको अभी समझ चुके होंगे कि ये जो चीज़ था तो ये क्या था ओके। सो आज के लिए जो वीडियो था तो इतना तक था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो रिसोर्स प्लानिंग को भी पढ़ा दूंगा ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्ते।